नमस्कार। आज मैं आपके सामने कोई नई कहानी लेकर उपस्थित नहीं हुआ हूँ। आज मैं आपके सामने कांग्रेस की युवा नेत्री हिमानी नरवाल की हत्या की गुत्थी जो हरियाणा पुलिस ने सुलझाई है, और इस संबंध में 3 दिन पहले मैंने जो बताया था इस हत्या के बारे में, उसकी विवेचना, उसकी नीरछीर विवेचना के लिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि मैंने अपने एपिसोड 1209 यानी 1209 में हिमानी की हत्या के बारे में या उस घटना के बारे में बताया था कि कैसे 1 मार्च 2025 को हरियाणा के रोहतक में सांपला बस स्टेशन के पास एक ब्रीफकेस में एक महिला की लाश मिली थी। ब्रीफकेस को खोला गया था, महिला की लाश बाहर आई, लोगों ने फ़ोटो खींची और जैसे ही वो फ़ोटो वायरल हुई वैसे ही लोगों ने तुरंत बता दिया कि ये महिला और कोई नहीं हिमानी नारवाल है, जो उस समय बहुत फेमस हुई थी जब वो राहुल गांधी के साथ जो यात्रा उनकी थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें कई बार दिखाई पड़ी थी। उसकी पहचान होने के बाद वहाँ राजनीति एकदम गर्म हो गई और पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम रोहतक के पीजीआई-एमएस में करा दिया था। हत्या की पुष्टि हो गई थी कि उसके गले में जो निशान थे उससे ये कि ये स्ट्रेंगुलेशन है, इसे गला घोंट कर उसे मारा गया था। उस समय ये बताया गया था कि उसकी माँ ने बताया था कि वो 27 फरवरी को एक शादी में शामिल हुई थी और 28 को काठमांडू में हरियाणा के पूर्व सीएम के कार्यक्रम में शामिल होने वाली थी, लेकिन उस दिन के बाद से उसका नंबर नहीं लग रहा था। माँ परेशान हुई थी और फिर तब तक उसके मृत्यु की सूचना उनको मिल गई। ये भी बताया गया कि हिमानी नारवाल 5 महीने से रोहतक के विजयनगर में जो उसका पैतृक आवास है उसमें अकेली रह रही थी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि वो वहाँ अकेली रह रही थी, जबकि इसके पहले वो अपनी माँ और भाई के साथ दिल्ली में रहा करती थी, क्योंकि उसके बड़े भाई की 14 साल पहले हत्या हो गई थी और पिता शेर सिंह ने 10 साल पहले आत्महत्या कर ली थी और तभी उसकी माँ और छोटा भाई जतिन दोनों रोहतक से शिफ्ट होके दिल्ली चले गए थे और हिमानी भी वहीं रहा करती थी। लेकिन पिछले 5-6 महीनों से लगातार वो अकेली रोहतक के अपने विजयनगर में जो उनका पैतृक आवास है वहाँ वो रहा करती थी। रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया, उन्होंने केस की इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में एसआईटी गठित की। इसमें सांपला के डीएसपी रजनीश, सांपला के एसएचओ विजेंद्र सिंह और सांपला के पीएसआई नरेंद्र को शामिल किया गया और फिर घटनास्थल से 25 किलोमीटर के एरिया में जितने भी सीसीटीवी लगे हुए थे सब की फुटेज बड़ी टीम लगाकर इकट्ठा किए गए। हिमानी के घर से और सांपला स्टैंड के एक एक छोटे छोटे अगर घर में कोई सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनकी भी फुटेज लेके उनका विश्लेषण करना शुरू किया गया। इस पूरे सीसीटीवी फुटेज में 2 लोगों पर या 2 आरोपियों पर रोहतक पुलिस को शक हुआ और उनमें से एक को दिल्ली के मुंडका में जाकर पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसकी पहचान सचिन उर्फ ढिल्लू के रूप में हुई, जिसकी उम्र 30 साल थी। हिमानी की भी उम्र 24-25 साल रही होगी। जांच से ये पता लगा कि सचिन शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। वो हरियाणा के झज्जर के कानौदा गांव में उसकी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है और वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। पुलिस के मुताबिक सचिन ने हिमानी की हत्या की बात कबूल की। सचिन ने बताया कि 1 साल पहले, ध्यान रहे दोस्ती, 1 साल पहले हुई और 6 महीने से हिमानी अपने घर में अकेली रह रही थी। उसने ये बताया कि 1 साल पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर हिमानी से उसकी
दोस्ती हुई थी। धीरे धीरे बात होने लगी और सचिन ने हिमानी से मिलना शुरू किया। इस पीरियड में यानी इस 6 महीने में हिमानी लगातार अपने उस आवास पे रही और सचिन लगातार उससे मिलने जाता रहा और ज़्यादातर समय वो रात में ही रुकता था। सवेरे उठ के फिर अपने यहाँ चला जाया करता था। हिमानी और सचिन के बीच शारीरिक संबंध की बात इसलिए पुष्ट हुई कि सचिन ने अपने बयान में ये बताया कि वो ब्लैकमेल करने लगी थी। कुछ वीडियोस उसके पास थे जिसकी वजह से वो ब्लैकमेल करती थी और इससे तंग आकर सचिन ने उसकी हत्या कर दी थी, ऐसा सचिन ने बताया। लेकिन जिस तरह के वीडियो का हिमानी के पास होना सचिन बता रहे थे, वो इंटीमेट रिलेशनशिप वाले वीडियोस थे। नेचुरल है, शारीरिक संबंध होंगे तभी इस तरह के वीडियो आपत्तिजनक अवस्था वाले बनाए गए होंगे। सचिन ने आगे पुलिस को बताया कि 27 फरवरी की रात 9 बजे वो हिमानी के घर पहुंचा और पूरी रात वहीं रुका। इसके पहले भी कई रातें वो हिमानी के घर पर रुक चुका था। अगले दिन 28 फरवरी को दोनों के बीच झगड़ा हुआ। सचिन का ये कहना है कि हिमानी के हाथ उसने चुन्नी से बांध दिए और फिर उसके बाद चार्जर के वायर से हिमानी की गला घोंटकर हत्या कर दी। एक चीज़ और इसमें देखने लायक है कि जब सचिन का ये कहना है कि उसकी चुन्नी से उसके हाथ बांध दिए, अगर हिमानी को जरा सा भी ये शक होता कि वो मारने की गरज से ये हाथ बांध रहा है, वो कभी हाथ न बांधने देती। वो उसका विरोध करती, शोर मचाती, घर से बाहर निकलने की कोशिश करती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाथ बांधे गए। एक बार हाथ बंधने के बाद फिर उसने आराम से चार्जर के वायर से गले पर कस के वायर को उसकी जान ले ली। फिर बयान में आगे सचिन बताता है कि घर में ही रखे हुए सूटकेस में पैक कर दिया। इस बीच जब वो गले में कसावट उसकी हो रही थी तो बंधे हुए हाथ से ही हिमानी ने विरोध शुरू किया और इसी विरोध में उसके लंबे नाखूनों का कट वो उसके हाथ में लग गया, जिसमें खून का रिसाव होने लगा और रजाई के सफ़ेद कवर पे उस खून का निशान साफ साफ दिखाई दे रहा था। और इसी वजह से सचिन ने उस रजाई के कवर को, उस सफ़ेद कवर को भी पैक में उसकी लाश के साथ पैक कर दिया था। सचिन का ये कहना है कि हिमानी की अंगूठियाँ, सोने की चेन, मोबाइल, लैपटॉप और बाकी आभूषण उसने एक बैग में डाल लिए और हिमानी की स्कूटी से अपनी दुकान पर चला गया। वहाँ फिर वो शव को ठिकाने लगाने के लिए रात करीब 10 बजे वापस आया। ऑटो में सूटकेस के साथ दिल्ली बाईपास रोहतक पहुँचा। वहाँ से वो बस में बैठकर सांपला गया। सांपला स्टैंड पर उसने सूटकेस को झाड़ियों में फेंक दिया और वहाँ से फरार हो गया। इसीलिए वो स्कूटी हिमानी के घर के बाहर ही खड़ी हुई मिली। हालांकि उसकी माँ का बयान हत्या के तुरंत बाद जो आया था उसमें कहीं भी उसकी माँ ने ये जिक्र नहीं किया था कि मेरे घर में लूटपाट हुई है, मेरे घर में बहुत ढेर सारा सामान और जेवर गायब है। किसी बात का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन पुलिस का कहना है कि यह सामान वो लेकर गया था और वो सामान बरामद भी हो गया। सांपला थाना पुलिस को आरोपी सचिन की 3 दिन की कस्टडी रिमांड मिली है और पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) जिसे हत्या कहा गया है, पुरानी आईपीसी में जिसे 302 आईपीसी कहा जाता था, और 238 यानी सबूतों को छिपाने के मामले में जिसे पहले 302 और 201 जो आईपीसी में था उसका ही अब जो नया रूपांतरण हुआ वो 238 है।
अब सवाल होता है कि इसमें कितनी सजा मिलेगी। 103 एक के तहत जानबूझकर किसी की हत्या करने पर मौत की सजा या उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी लग सकता है। 238 यानी पुराने आईपीसी के 201 में सबूत मिटाने या अपराधी को छिपाने के लिए झूठी जानकारी देने पर 7 से 10 साल तक की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है। हिमानी नरवाल के भाई जतिन से मीडिया ने पूछा कि क्या वे पुलिस के खुलासे से संतुष्ट हैं। इस पर उन्होंने कहा कि वो पुलिस के खुलासे से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। उनका परिवार उजड़ गया है। अब वो और उसकी माँ ही परिवार में बचे हैं। आगे जतिन कहते हैं कि हम चाहते हैं कि मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, हत्यारे को फांसी मिले और तभी मेरा और मेरी माँ के दिल को सुकून मिलेगा। अब जतिन को इस खुलासे पर क्यों संतुष्टि नहीं है, ये कहना तो बहुत मुश्किल है। ये जतिन ही बता सकता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से वो असंतुष्ट है। लेकिन कुछ कुछ खुलासे में जो बातें बताई गई हैं, हो सकता है इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें न बताई गई हों, लेकिन जितनी बातें बताई गई हैं उनमें थोड़ी सी बातें बहुत साफ सुथरी नहीं हैं। अगली बात कि क्या ब्लैकमेलिंग को हत्या का आधार बनाने में आरोपी को कम सजा मिल सकती है। उसके लिए तमाम जो विधि विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि ऐसी सजा में कमी तभी हो सकती है जब ये काम सेल्फ डिफेंस में किया गया हो, यानी जब किसी व्यक्ति को अपनी जान पर खतरा हो तो वो सेल्फ डिफेंस में की गई कार्रवाई में अगर सामने वाले की जान भी चली जाती है तो उसमें सज़ा उसकी कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ ब्लैकमेलिंग की बात है और ब्लैकमेलिंग करने पर किसी की हत्या करने पर उसमें सज़ा में राहत देने का कोई मतलब नहीं है। और सज़ा में राहत देने से पहले अदालत ये भी देखेगी कि क्या पुलिस में कोई मामला इस तरह का ब्लैकमेलिंग का या परेशान करने का पहले दर्ज कराया गया था या नहीं। इरादतन और पूरी जानकारी में की गई हत्या को सही ठहराने के लिए ब्लैकमेलिंग का कानूनी बचाव संभव नहीं है, यानी ब्लैकमेलिंग से कोई कानूनी बचाव नहीं हो पाएगा। सवालों के जवाब में एसपी रोहतक ने जब उनसे पूछा गया कि क्या इस हत्या के पीछे कोई राजनीतिक एंगल भी है, तो बहुत स्पष्ट हुआ कि इसमें कोई राजनीतिक एंगल नहीं है। राजनीति सिर्फ इसमें इसलिए हुई कि पार्टी के कार्यक्रमों और रैलियों में हरियाणा का लोक नृत्य करने के लिए हिमानी मशहूर थी। वो कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ कई कार्यक्रमों में नजर भी आई थी। वो एमबीए की स्टूडेंट थी और फिलहाल लॉ की पढ़ाई कर रही थी। हिमानी की माँ सविता देवी कहती हैं कि बेटी साफ सुथरी राजनीति करना चाहती थी, लेकिन कुछ लोग उसे राजनीति के दलदल में फंसाना चाहते थे। अब वो किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कह रही थी, ये समझने वाली बात है। उसने ये भी बताया उनकी माँ ने कि वो ये कहती थी कि मैं कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी, जो गलत है वो गलत है और जो सही है उसे मैं सही ही कहूँगी। हालांकि पुलिस की जांच में सचिन के राजनीतिक संबंधों के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है और पुलिस ने इसे वही आपसी रंजिश कह लें, एक दूसरे के प्रति अविश्वास को कारण बताया है और इस केस को राजनीति से बिल्कुल अलग बताया गया है। अगला ये सवाल था कि हिमानी की हत्या की असल वजह ब्लैकमेलिंग थी या सच में कुछ और है। पुलिस ने आरोपी सचिन को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी वो जो मैं कह रहा हूँ कुछ चीज़ें बहुत साफ नहीं हैं, तो वो भी साफ करनी होंगी या उसको साफ करने के लिए पुलिस को कुछ तथ्यों को और इकट्ठा करना होगा। जैसे हिमानी ने 28 फरवरी को हुड्डा के कार्यक्रम में जाने की बात अपनी माँ को बताई थी, जबकि 28 तारीख को दीपेंद्र हुड्डा का कोई कार्यक्रम नहीं था और पार्टी ने या कांग्रेस ने इस तरह के किसी कार्यक्रम के आयोजन से इनकार कर दिया था। दूसरा कि हिमानी 27 को ही लापता हो गई थी, फिर भी घर वालों ने पुलिस में कोई रिपोर्ट, उसकी मां का कहना है
कि 27 को जब वो फ़ोन मिलाने लगी तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। तब उन्हें उसकी मिसिंग रिपोर्ट यानी गुमशुदगी लिखानी थी, लेकिन वो बिल्कुल इस बारे में अनजान है कि उसने या इसका कोई जवाब नहीं दे पा रही हैं कि उन्होंने गुमशुदगी क्यों नहीं लिखवाई। आज की घटना देखिए, मैंने जैसा शुरुआत में ही बताया कि हिमानी नारवाल की हत्या से संबंधित एपिसोड 1209 1209 में मैंने ये आपसे रिक्वेस्ट की थी अपने सुधी श्रोताओं से, किस्सा गोई परिवार से, कि कृपया आप भी स्वयं इस गुत्थी को सुलझाएं। और उसके 3 मेरी संभावनाएं थीं। मैंने अपनी तरफ से 3 संभावनाएं व्यक्त की थीं और आपसे उम्मीद की थी कि आप इन तीनों में से किसी एक या फिर किसी अन्य संभावनाओं पर भी अपनी टिप्पणी करिए। 3 संभावनाएं जो मैंने बताई थी, उसमें पहली थी राजनैतिक रंजिश, दूसरी थी कि किसी से इंटीमेट रिलेशन हो गया हो और वो शादी करना चाहता हो, लेकिन उसके घर वाले शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे या शादी नहीं करना चाहते थे, सो घर वालों ने उसे रास्ते से हटा दिया। तीसरी और अंतिम संभावना जो मैंने व्यक्त की थी वो थी लिव इन रिलेशन की, कि जब लिव इन रिलेशन में शादी की बात शुरू होती है, जैसे ही लड़की शादी की बात शुरू करती है वैसे ही लड़की ही जान से हाथ धो बैठती है। क्या इस केस में ऐसा तो नहीं था? और मैंने ये भी लास्ट में कहा था कि आप लोग गेस इसलिए करिए, आप लोग चूंकि अपराध की इतनी घटनाएं सुनते सुनते हमारा किस्सा गोई परिवार उसकी समझ बहुत बेहतर हो गई है। अपराध के बारे में उसकी समझ और उसकी सोच वो दोनों ही बहुत अच्छी हो गई है। और मैंने इसलिए भी कहा था कि आज नहीं तो कल इसका खुलासा होगा, और खुलासा कैसे होगा ये भी उस एपिसोड में मैंने बताया था कि सीसीटीवी फुटेज से होगा, सीडीआर से होगा, या फॉरेंसिक जांच जो ब्रीफ केस है उसके मार्क या इन बाकी किसी चीज़ से खुलासा होगा ज़रूर, इसलिए आप लोग गेस कर लीजिए। अब देखिए, वो जो तीसरा ऑप्शन था लिव इन रिलेशन का, उसको समझने की कोशिश करें कि सचिन शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे भी थे, पर वो हिमानी की यहाँ बराबर आता जाता रहता था और रात में रुकता था। आशा है आप समझ गए होंगे। मैंने ये भी इस इन्वेस्टिगेशन में नोटिस किया कि सचिन बार बार कह रहा है कि मैं ब्लैकमेल से परेशान हो गया था और इसलिए मैंने हिमानी की हत्या कर दी। और ब्लैकमेल की बात उसने ये कहा कि उसके आपत्तिजनक वीडियोस हिमानी के पास थे, जिसकी वजह से वो ब्लैकमेल करती थी और इसकी वजह से मैंने हत्या कर दी। देखिए, इस पूरे स्वीकारोक्ति से, इस पूरे बयान से ये तो स्पष्ट हो गया कि दोनों में शारीरिक संबंध थे और तभी आपत्तिजनक स्थिति में ये वीडियो या फोटो हिमानी ने लिए थे या इकट्ठा किए थे या सचिन की सहमति से लिए थे। बहरहाल वीडियोस उसके पास थे, ऐसा सचिन बताता है। तो अच्छा, दूसरा ये भी स्पष्ट है उसकी माँ के बयान से कि वो राजनीति से हटकर या राजनीति से परेशान हो गई थी और वो अपनी नई जिंदगी बसाना चाहती थी, वो शादी भी करना चाहती थी। ऐसा उसकी माँ के बयान में आया है कि वो सब कुछ छोड़कर अब शादी करके अपना घर बसाना चाहती थी। एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि उसके हाथ में मेहंदी लगी थी। ये बताया गया कि वो घटना से 1 दिन पहले किसी शादी समारोह में गई थी। माना कि शादी समारोह में सब अगर मेहंदी लगा रहे हैं तो उसने भी लगवाया होगा, लेकिन उसके पीछे अगर आप देखें तो और तर्क हैं कि वो शादी के लिए अपने आप को तैयार कर रही थी या मेहंदी लगवाई थी, और हो सकता है इसीलिए उसने सचिन को बुलवाया हो कि देखो अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ शादी करने के लिए। अब ये तो सचिन ही सही बताएगा, वो तो एक शब्द कह के इसको टाल देता है कि मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। जिस ब्लैकमेल की बात सचिन बार बार कर रहा है वो शायद शादी का दबाव बनाने से रिलेटेड है
कि हिमानी बार बार शादी का दबाव बना रही थी और सचिन के मना करने पर वो ज़रूर ये कहती होगी, मेरा गेस है, कहती होगी कि तुम्हारे साथ के वीडियोस घर वालों को भेज दूंगी, शादी कैसे नहीं करोगे। अब ये बात किसी के लिए भी जो शादी न करना चाहता हो, जो शादी के लिए अनमना हो, जो ये चाहता हो कि ये संबंध हमारे हमेशा ऐसे ही चलते रहें पर शादी न हो, तो उसके लिए ये बहुत नाखुशगवार गुजरेगी। और वही हुआ उसके बाद। जैसे ही वो शादी की बात करने लगी, ब्लैकमेल करने लगी, दबाव बनाने लगी, तो फिर उसके साथ वही हुआ जो लिव इन रिलेशन की बाकी घटनाओं में होता आया है। सचिन ने हिमानी की हत्या कर दी। जिन सुधी श्रोताओं ने एकदम सटीक गेस किया, मैं उनके नाम भी आपको बता दूं। आप समझिए कि कितने परिपक्व हमारे श्रोता हो गए हैं। श्री फिरोज अली वो कहते हैं कि ये लिविंग रिलेशन है, सर जय हिंद। दूसरे अविनाश आनंद कहते हैं कि सर इट इज़ 100% मैटर ऑफ लिव इन रिलेशनशिप। फिर मीनाक्षी देवी जी कहती हैं कि लिव इन रिलेशन। उन्होंने 3 में से एक जो ऑप्शन बताया वो लिविंग रिलेशन का था। अगले गिरीशा अम्बस्ट जी कहती हैं कि तीसरी संभावना ही प्रबल दिख रही है। ये ऐसा गिरीशा अम्बस्ट जी ने कहा है। इमरान खान कहते हैं कि सर ये मर्डर गुस्से में बॉयफ्रेंड ने किया होगा, उसको अगर खुद की आइडेंटिटी छिपानी होती तो वो इस लड़की के फेस को बिगाड़ देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये प्लान्ड मर्डर नहीं था। हालांकि इसका लिविंग रिलेशन से संपर्क कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने एक इन्फ्रेंस जरूर ड्रॉ किया जिस पर गौर करना ज़रूरी है, जिस पर गौर सबको करना चाहिए। हीत पटेल साहब ने साफ साफ लिखा है कि किस्सा गोई का हर एपिसोड सुनने के बाद ऐसे किस्से में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिश्ते में ही लड़की की जान जाती है। इसलिए सर आपकी जो तीसरी संभावना है उसके साथ मैं सहमत हूँ। एडवोकेट एजी, इनका ये कहना है, ये इनकी आईडी है एडवोकेट AG03, इलिसिट रिलेशनशिप इज द कॉज ऑफ मर्डर। और बहुत ढेर सारे इस तरह से ऐसे मिलते जुलती संभावनाएं हैं जो लोगों ने व्यक्त की हैं इनकी इन संभावनाओं के आधार पर, लेकिन हमारे इन सुधी श्रोताओं ने ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही पहले बता दिया घटना के खुलने के पहले, जो घटना के खुलने के बाद सामने आया। इससे ये साबित होता है कि किस्सा गोई के सुधी श्रोता अब अपराध की समझ में परिपक्व हो गए हैं। आशा है आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।